भारत से पढ़ाई करने के बाद जर्मनी में एक सफल कारोबारी। लेकिन जर्मनी में मैंने कभी जर्मन भाषा का अध्ययन नहीं किया था। अच्छा। मुझे लगता था कि, और मेरे दोस्तों को अभी भी लगता है कि अगर आप मुझे बोलेंगे कि चांद पे एक रॉकेट भेजना है तो पूरी रात पढ़ेंगे, पूरी जान लगाएंगे, वी कैन आउटवर्क एनीवन और भेज देंगे। क्या ये आईआईटी की पढ़ाई है जो आपको इस तरह से ट्रेन या इंड्यूस करती है कि आप यू लुक फॉर चैलेंजेस एंड देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस? ये पागलपन या तो चंबल के पानी से आया है या आईआईटी से आया है, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया कहाँ से। 23 साल में मुझे प्रोक्यूरा मिल गया था। आई वॉज अ मैनेजर, पर्ली सबसे यंग युवा मैनेजर था ईवाई जर्मनी में। 50% लोग जो कार्यरत हैं जर्मनी में, सब कम काम करना चाहते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में उपयोग होने वाली वस्तु, सेंसिटिव सब्जेक्ट, बाकायदा भारत सरकार की जो सेंसिटिव लिस्ट है उसमें आती है, इंपोर्ट करता है देश, और आपको आइडिया आया कि इसे भारत में ही बनाना है। जब एपीजे अब्दुल कलाम से आपकी मुलाकात हुई, थोड़ा उस मुलाकात के बारे में बताइए। कौन ऐसा आदमी है, कौन ऐसा इंसान है भारत में उस समय, ऐसा लगा हमें, जो हमारे इस विचार को समझेगा। तो हमने कहा डॉक्टर कलाम से अच्छा और कोई मेंटोर हो नहीं सकता। पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि होपलेसनेस ऐसी चीज़ है जब आप मृत्यु देखते हैं, अपनी नहीं, अपनी मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, पर किसी ऐसे इंसान की जो आपके जिसके साथ आप बहुत जुड़े हुए हैं, तो वो जो फीलिंग होती है उस वक्त, वो आपको हरा देती है, वो आपको क्षीण करती है, आपका मनोबल तोड़ती है। तब डगमगाया आत्मविश्वास। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय और आपके लिए लेकर हाजिर हैं हम एक बार फिर प्रवासी की चिट्ठी। वो चिट्ठी जो दूर देश से आती है और हमारे अपने लोगों की कहानी हमें सुनाती है। ये चिट्ठी आज जो आई है वो जर्मनी से आई है, और इस चिट्ठी में जो संदेश आया है वो गुंजन भारद्वाज का है। गुंजन भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से सुनते हैं कि आखिर प्रवासी की चिट्ठी में वो क्या कहना चाहते हैं अपने देश से, अपने लोगों से। बहुत स्वागत है आपका गुंजन। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी चिट्ठी, आपकी कहानी, अपने देश के नाम। सफ़र कैसा रहा? भारत से पढ़ाई करने के बाद जर्मनी में एक सफल कारोबारी, ये सफ़र कैसा रहा और इसमें कहाँ चुनौतियाँ आईं, कहाँ संघर्षों से सफलता की कहानी पहुंची? शुरुआत हुई आईआईटी बॉम्बे से। मेरे पिता राजस्थान परमाणु बिजली घर में कार्यरत थे, तो चूंकि वहाँ पर सभी इंजीनियर थे तो सबके बच्चे आईआईटीज़ में जाके इंजीनियर बनना चाहते थे। तो मेरा बचपन बहुत अच्छा निकला, बहुत बड़े बड़े सपने देखते थे सब। और जब आईआईटी में गए तो वहाँ ऐसा लगा कि सपने सिर्फ देखने की चीज़ नहीं है, पूरे करने की चीज़ भी है। तो जब बहुत सारे सीनियर्स को देखते थे कि उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमी हैं और उन्हें कंपनी स्टार्ट की हैं, तो उससे काफ़ी प्रोत्साहन मिला। ये कौन सा साल था? 2001 से 2005 तक मैं आईआईटी बॉम्बे में था, और वहाँ पर हमने 1-2 कंपनी स्टार्ट की थी। अच्छा। पहली 18 साल की उम्र में, जहाँ पर मैं अपने को फाउंडर गौरव त्रिपाठी के साथ में, हम लोग चाहते थे कि हम सारी आईपी जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है आईआईटीज़ की, एक प्लेटफॉर्म पे लाएं। वहाँ पर हम एक IIM अहमदाबाद में प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर अनिल गुप्ता, उन्होंने हमें सीड फंड किया। हम लोग डॉक्टर कलाम से मिले, उन्हें अपना मेंटोर बनाया, राष्ट्रपति महोदय। और उसके पश्चात एक और कंपनी स्टार्ट की जहाँ बीन बैग्स बनाए। तो काफ़ी एंटरप्रेन्योरशिप से भरा। 18-19 साल का युवा, आईआईटी बॉम्बे से निकला हुआ युवा, और भारत के राष्ट्रपति से मिलके जब एपीजे अब्दुल कलाम से आपकी मुलाकात हुई, थोड़ा उस मुलाकात के बारे में बताइए। जी, जब पहला सीड फंड हमें मिला तो उससे सबसे पहला हमने काम किया, हमने दिल्ली के लिए एक फ़्लाइट बुक करी। हम कभी फ़्लाइट में बैठे नहीं थे कभी बॉम्बे के अलावा मैंने कोई और शहर देखा भी नहीं था बचपन में, और फिर बॉम्बे आना हुआ।
गौरव और मैं हम दोनों उस फ्लाइट में थे और वो बिल्कुल 3 इडियट्स जैसी कहानी है। भागते भागते वो फ्लाइट पकड़ी, दरवाजे बंद हो गए थे, फिर हमारी आंखों में आंसू आए। हमने कहा हमें भारत के राष्ट्रपति महोदय से मिलना है और हम आईआईटी में पढ़ते हैं। तो वो एयर इंडिया के जो लोग थे वो काफ़ी अच्छे थे, उनने हमें जाने दिया। लैंड हमने किया, फिर आईआईटी दिल्ली गए क्योंकि होटल्स का पैसा होता नहीं था। तो आईआईटी दिल्ली में कुछ मित्र थे, उनने अपने हॉस्टल में रहने दिया और फिर सीधे हम ऑटो करके राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। जब मैंने गौरव से पूछा कि हमारे पास डॉक्टर कलाम का अपॉइंटमेंट है, उसने कहा ऑफ कोर्स नहीं है। तो फिर हमने वहीं प्रयास किए। श्री कोटा गांधी तब उनके असिस्टेंट होते थे, पीएस। तो वो आए, उनने कहा बच्चों तुम्हारे पास में अपॉइंटमेंट नहीं है, तुम भारत के राष्ट्रपति से मिलना चाहते हो। तो वहीं आंसू झलके हमारे, हमने कहा हम इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और फिर उनने हमें मिलाया। और हमने पहली बार आइडिया यही था कि आप सारे आईआईटी के जो पेटेंट्स हैं उन्हें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं। पैटर्न्स, डिसर्टेशंस, क्योंकि होता ये था कि जो चौथे साल में बीटेक प्रोजेक्ट होता है या डिसर्टेशन जो भी लिखते हैं हम लोग, मास्टर थीसिस प्रोजेक्ट, बीटेक प्रोजेक्ट, उसमें सबका ध्यान होता था कि जैसे तैसे प्रोजेक्ट करें, अपने पासपोर्ट पे ठप्पा लगाएं और भारत छोड़ के अमेरिका चले जाएं। हमें लगा ये जो 6 महीने का समय है हर विद्यार्थी का, अगर वो एक रियल समस्या जो हो भारत की, उसका समाधान करने में अपना समय व्यतीत करेंगे तो भारत का बहुत भला हो सकता है उससे। जो आइडिया था, तो फिर राष्ट्रपति महोदय के सामने आप बैठे हुए हैं जी, और वो क्या पल था? अविस्मरणीय। जैसे ही उन्हें देखा, उनके बारे में इतनी बातें सुनी थी, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और चूंकि मेरे पिता स्वयं राजस्थान परमाणु बिजली घर में कार्यरत थे, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, रावतभाटा में, राजस्थान में, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का बहुत कोलैबोरेशन होता है। मैं खुद कई बार एनरिचमेंट कोर्सेज में गया था, तो उनके बारे में इतना सुना था, लेकिन वो इतने हम्बल, इतने डाउन टू अर्थ थे और सोच में इतने गहरे। जी, एक बात बताइए जी, कि आइडिया सीड करने के बाद भारत के राष्ट्रपति से मिलने का विचार अचानक कैसे आया और क्यों आया? कौन ऐसा आदमी है, कौन ऐसा इंसान है भारत में उस समय, ऐसा लगा हमें, जो हमारे इस विचार को समझेगा। विंग्स ऑफ फायर उनने लिखी थी, ने कहा हम अपने 6 महीने आईआईटी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी पढ़ रहे हैं विद्यार्थी, वो अपने 6 महीने भारत को दें। तो ऐसा कौन है भारत में जो इसको समझेगा और बोलेगा बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि आईआईटीज़ का स्पेशल स्टेटस है। हम आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर थे प्रोफेसर मिश्रा, उनका काफ़ी समर्थन रहा, साथ रहा, उन्हें काफ़ी प्रोत्साहित किया इसलिए। परंतु राष्ट्रपति होते हैं, तो हमने कहा डॉक्टर कलाम से अच्छा और कोई मेंटोर हो नहीं सकता इसको आगे बढ़ाने। और उन्होंने इसको लिया भी, इस आइडिया को, और आपको आशीर्वाद भी दिए और काफ़ी प्रोत्साहित किया। कुछ हद तक हम इसको आगे लेकर गए, लेकिन ये इतना आगे बढ़ा नहीं, क्योंकि शायद समय से थोड़ा पहले था। पर उससे काफ़ी सीखने को मिला। तो ये पहला स्टार्टअप था? ये पहला स्टार्टअप। उसके बाद दूसरा स्टार्टअप था, हमने देखा कि भारत के जो भी परमाणु बिजली घर हैं उसमें एक प्रेशर वॉल्व होता है। वो प्रेशर वॉल्व्स भारत तब भी इंपोर्ट कर रहे थे। हम जो भी आता था बाहर से आता था, ने कहा हम ये प्रेशर वॉल्व खुद क्यों नहीं बना सकते। अच्छा। तो हम एक अपने आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर के पास गए, उनने कहा हम डिज़ाइन ठीक है, थ्योरेटिकली बन सकता है, लेकिन इसका बिजनेस बनाना, इसका उद्यम बनाना आपको किसी एलुमनाई से, किसी एलुमनस के पास जाके सीखना पड़ेगा, जिनने ऐसी कंपनी स्टार्ट की है। तो हम पुणे में एक उद्यमी थे जो भी आईआईटी बॉम्बे में पढ़ चुके थे, उनके पास गए और उन्होंने कहा हम न्यूमेटिक वॉल्स बनाना चाहते हैं। हंसे नहीं वो, हम लोग 19 साल के थे। हाँ, और मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट में उपयोग होने वाली वस्तु, सेंसिटिव सब्जेक्ट, बाकायदा भारत सरकार की
की जो सेंसिटिव लिस्ट है उसमें आती है, इंपोर्ट करता है देश, और आपको आइडिया आया कि इसे भारत में ही बनाना है। कैसे? आत्मनिर्भर हो भारत, हम क्यों दूसरों से लें जब पैटेंट्स एक्सपायर हो चुके हैं उस पार्ट के। तो ये न्यूमेटिक वॉल के बारे में आपने घर में कुछ सुना था, या कैसे आपको ये न्यूमेटिक वॉल का आइडिया कैसे आया? कि चूंकि आपका बैकग्राउंड रावत भाटा पावर प्लांट से जुड़ा हुआ है, तो क्या यही वजह थी? जी, पिताजी से एक दो बार ऐसी बातें सुनी थी। हमारे कूलेंट चैनल्स खराब हो गए थे। जो हमारे पास जो रावत भाटा में रिएक्टर्स थे, जो पहले रिएक्टर्स, वो कैंडू रिएक्टर्स थे, कनाडा बिल्ड। और जब हमने 98 में परमाणु परीक्षण किया, उसके बाद वो कूलेंट चैनल्स खराब होने के बाद भी हमें सैंक्शंस थे तो वो मिले नहीं। तो उस वक्त डॉक्टर वीके चतुर्वेदी थे, जो NPCL के CMD बने। बहुत ही प्यारे, वो भी बहुत ही अच्छे मेंटोर रह चुके हैं। उनने एक टीम को लीड किया और वो कूलेंट चैनल्स हमारे अपने वैज्ञानिकों ने चेंज करके दिखाया। तो उससे इंस्पिरेशन मिली। हमने कहा जब ये हम कर सकते हैं तो जो चीज़ें आसान ये कहानी बचपन में सुनी थी? बचपन में सुनी, घर में सुनी थी। इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो टाउनशिप है वहाँ सुनने को मिलती थी, और उसके बाद जब आप IIT करने के बाद निकले तो आपको लगा कि न्यूमेटिक वॉल बनाना चाहिए। तो हम गए इन एलुमनस के पास में, कुलकर्णी जी थे, वो खुद इंजीनियरिंग की कंपनी थी। तो उन्हें इधर उधर देखा और कहा न्यूमेटिक वॉल थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है, आप किसी आसान चीज़ से शुरू कीजिए। आपने मैन्युफैक्चरिंग की है कभी? मैंने कहा मैन्युफैक्चरिंग का नाम नहीं सुना। तो हमने एक बीन बैग उनने पकड़ा और उनने हमें कहा कि आप जाइए बाहर और पता कीजिए, ये जो बीन बैग है जहाँ पे हम बैठते हैं, इसके अंदर स्टायरोफोम की गोलियां होती हैं, ये आप कितने में बनाएंगे? अच्छा। तो हमने एक टेलर पकड़ा, पुणे गए थे उनसे मिलने, फिर देखा वो मटेरियल कितने में मिलता है। तो हमने कहा करीबन 400 से 500 रुपए लागत होगी इसकी। तो हमने कहा मॉल में जाइए और देखिए कितने में बिकता है, 7 से 9,000 रुपए में उस वक्त। तो हमने कहा न्यूमेटिक वॉल्व हम बाद में बनाएंगे, पहले हम बीन बैग्स बनाते हैं। अच्छा। तो उन्होंने पहले 20 बीन बैग्स का ऑर्डर दिया, 2,000 रुपए दिए हर बीन बैग के लिए, और कहा दूसरी सीख ये है, आपका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है कभी आपके कस्टमर्स को ट्रांसपेरेंटली नहीं बताना है आपको। अच्छा। क्योंकि हमने उन्हें बता दिया था 500 रुपए लागत है, तो हमें 2,000 दिए उन्हें, फिर भी वो फेयर थे हमारे साथ। सो ये दूसरा बिजनेस था। तो बीन बैग साउथ बॉम्बे में जाके बेचते थे और वहाँ सीखने को मिला। IIT से इंजीनियरिंग करने के बाद आप बना रहे हैं बीन बैग? अरुणाब TVF बना रहे हैं, नितिन सलूजा चायोस बना रहे हैं, विक्रम चोपड़ा कार्स 24 कर रहे हैं, से अखिलेश नो ब्रोकर, से बहुत सारे मित्र हैं जो। और ये सब आपके ही आसपास के, आपके बैच के या बैच सीनियर्स? जी, एक बैच ऊपर नीचे या सेम बैच, कुछ तो पड़ोसी हैं। अच्छा जी। और उसके बाद ये तो भारत का सफर हुआ। बीन बैग के बाद बीन बैग के अंदर जाने वाली गोलियों से लेकर दवाओं की गोलियों तक, ये सफर कैसे? मुझे पढ़ाई करनी थी। मेरा मन था कि मैं साइकोलॉजी में थोड़ा अध्ययन करूं, अनुसंधान करूं। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं US जाऊं, US में थोड़ा ज़्यादा समय लगता, या जर्मनी। मैं जर्मनी कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए जा चुका था अपने समर वेकेशंस में, 2-3 बार जा चुका था, अंडरग्रेड 4 सालों में ही। तो वहाँ से मुझे स्कॉलरशिप मिली और मैंने कहा मैं जर्मनी चलता हूँ। तो जर्मनी में पढ़ाई की, PhD की, और साथ साथ EY और BCG में काम किया, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और EY में। और जब ये सब मैं कर रहा था तो बहुत जल्दी प्रगति हुई, क्योंकि वहाँ पर भी एंटरप्रेन्योरशिप या इंट्राप्रेन्योरशिप जैसा कहा जाता है, उसको बहुत प्रमोट किया जाता है। जो इंसान काम करना चाहता है और जो सपने देखता है, उसको हर जगह से सपोर्ट मिलता है। तो मुझे हमारे ग्लोबल चेयरमैन ने, उस वक्त जिम टर्ली थे, ही बिकेम माय मेंटर, उनने मुझे सपोर्ट किया। जर्मनी के जो EY के CEO थे तब डॉक्टर हर्बर्ट म्यूलर, इंडिया के जो मैनेजिंग पार्टनर हैं वो तो अभी भी मेरे मित्र और मेंटर हैं, राजीव मेमानी जी, सब ने मुझे प्रोत्साहित किया। लेकिन जर्मनी में मैंने कभी जर्मन भाषा का अध्ययन नहीं किया था। अच्छा।
तो मैंने जो भी जर्मन बोलना सीखा, और अभी मैं अच्छी खासी बोल लेता हूँ, लिख लेता हूँ, वो सब मैंने सुनकर और पढ़कर सीखा है। और इसका जो श्रेय जाता है मेरी जर्मन मुझे ट्रेन करने का, वो मेरे पहले बॉस को जाता है, जो मेरे मेंटर थे। उनका 2010 में एक दिन कॉल आया मुझे, और उनने मुझे रात को 1 बजे करीब और बताया मुझे कैंसर डायग्नोसिस हुआ है। उसके बाद करीबन 3-4 महीने मैंने हॉस्पिटल से काम किया, और क्योंकि सपने देखने की प्रवृत्ति, ऐसी ट्रेनिंग मिली है भारत में आईआईटी में, तो वहाँ पे जो मेन ऑन्कोलॉजिस्ट थे उनसे मैंने कहा कि आप पहले रिसेक्शन बोल रहे हैं, सर्जरी, फिर आप कीमो बोल रहे हैं, जो भी उनने बताया। मैंने कहा ऐसा क्यों है, इसके लिए कोई टारगेटेड थेरेपी नहीं है इस कैंसर के लिए? क्या और डायग्नोस्टिक्स किए जा सकते हैं? जो लिक्विड बायोप्सी उस वक्त चल रहा था, मूविंग डीएनए। तो उन्होंने कहा गुंजन, मैं 20 साल से चिकित्सक हूँ और यहाँ कार्यरत हूँ। तो मैंने कहा अलग अलग लोग अलग अलग जगह कार्यरत होते हैं, लेकिन जैसा कि कुछ लोग गॉड सिंड्रोम बोलते हैं फिजिशियंस में, तो मैंने कहा इसमें कुछ सही नहीं है बात। क्योंकि जब आपको एक कैंसर जैसी बीमारी का डायग्नोसिस होता है, तो आप और आपके परिवारगण एक तरीके से एक ब्लाइंड फ्लाइट में बैठते हैं। आपको ये नहीं पता कि जो टेस्ट आपको करवाए जा रहे हैं वो सही टेस्ट हैं, उसमें जो मार्कर्स हैं वो सही है। और हमने देखा है पिछले सालों में कई बार चूक होती है, केवल भारत में ही नहीं, स्विट्जरलैंड में चूक होती है, जर्मनी में होती है, यूएस में। उस दौरान कभी कॉन्फिडेंस हिला कि कहाँ? हाँ, मुझे लगता था कि, और मेरे दोस्तों को अभी भी लगता है कि अगर आप मुझे बोलेंगे कि चांद पे एक रॉकेट भेजना है, तो पूरी रात पढ़ेंगे, पूरी जान लगाएंगे, वी कैन आउटवर्क एनीवन, और भेज देंगे। लेकिन पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि होपलेसनेस ऐसी चीज है, जब आप मृत्यु देखते हैं, अपनी नहीं, अपनी मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, पर किसी ऐसे इंसान की जो जिसके साथ आप बहुत जुड़े हुए हैं, तो वो जो फीलिंग होती है उस वक्त, वो आपको हरा देती है, वो आपको क्षीण करती है, आपका मनोबल तोड़ती है। तब डगमगाया आत्मविश्वास कि मैं सोचता था मैं इतना काबिल हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन आज यहाँ पर जब आप निराशामयी चेहरे देखते हैं, बच्चों के, परिवारगण के, मित्रों के, आदमी चेंज हो जाता है। जर्मन में एक कहावत है, ऐसी स्थिति में हर पेड़ के पीछे एक शिकारी नजर आता है इंसान को। मानसिकता चेंज हो जाती है, विकृत हो जाती है, भय सताता है। बहुत ही भयावह, बहुत ही हतोत्साहित करने वाला समय था वो। पर उससे भी एनर्जी ली, और कहा मेरे पिता ने भी उस वक्त कि कुछ करिए आप। तो फिर ये पार्टेक्स की जो कहानी है वहाँ से फिर प्रारंभ हुई। पार्टेक्स का जो पार्ट 1 है वो वहाँ से शुरू हुआ। जी, हम गए जर्मन कैंसर सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट थे तब, वहाँ एक फाइजर जर्मनी के जो सीईओ थे। लेकिन इस दौरान इलाज की जो प्रोसेस थी उनकी, वो चलती रही? वो चलती रही, वहाँ कुछ कहने का था नहीं। हर मित्र की तरह गूगल पे आप सर्च करते हैं कि क्या इसका निवारण हो सकता है, क्या क्या लोग कोशिश कर रहे हैं दुनिया में, साइंटिफिक कम्युनिटी में। कुछ परीक्षण चल रहे हैं, क्लिनिकल स्टडीज चल रही हैं, वो सब खोज के। पर आप जाएंगे, एक बच्चा जो किंडरगार्टन में पढ़ता है और किसी उसको जिसने पीएचडी कर रखी है उसके पास जाके कुछ बहुत ही आसान सा सवाल पूछता है, तो उसको बड़ा बेतुका लगता है। तो ऐसे ही मुझे ऐसा लगा, हाँ जी, ट्रीटमेंट मिला। सो जो गॉड सिंड्रोम में पहले ही बोल चुका हूँ, और मुझे ये चीज़ सही नहीं लगी। लगा एंड मेडिसिन, क्लेटन क्रिस्टेंसन ने इनोवेटर्स प्रेस्क्रिप्शन एक किताब लिखी है। क्लेटन वाज अमेजिंग, बहुत ही, वो चले गए वो भी दुनिया से, लेकिन उसमें उनने भी यही बात की है कि
most of the medicine is evidence based, but it's also experiential. एक डॉक्टर 1000 मरीजों को देखता है तो उनकी नाक को पता होता है इसको क्या है, वो कई बार फैक्चुअली बता नहीं सकते, जिसे आप सिक्स सेंस कहते हैं। सिक्स सेंस, वही अब डैनियल कानेमान फास्ट एंड स्लो, सिस्टम 1 सिस्टम 2, तो जो सिस्टम 2 है वो जो इंट्यूशन है वो आपके एक्सपीरियंसेस से बनती है, अनुभवों से। तो मुझे लगा ऐसा क्या है, इतनी इंफॉर्मेशन असिमेट्री है, पेशेंट है उसको कुछ पता नहीं है और फिजिशियन है उसको सब कुछ पता है, आप उनसे पूछें तो बोलेंगे हमें भी बहुत कुछ नहीं पता है। तो ऐसा क्या करें कि ये इंफॉर्मेशन असिमेट्री को बराबर लाया जाए। यानी जो दवा ले रहा है उसे भी ये पता हो जी, वो भी समझ सके बीमारी के बारे में और दवा के बारे में। तो जर्मन कैंसर सोसाइटी के प्रेसिडेंट से मिलने गए और मैंने कहा मैं एक ट्रांसलेटर डेवलप करना चाहता हूँ। मैंने कहा कौन सा ट्रांसलेटर? मैंने बोला एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक ऐसी एप्लीकेशन जो मेडिसिन की भाषा को समझे। तो मरीज जर्मन भाषा में सवाल करेंगे, उस सवाल को मेडिसिन की भाषा में वो मशीन ट्रांसलेट करेगी और मेडिसिन का जो भी रिपोजिटरी है नॉलेज का, जो भी ज्ञान विज्ञान है, उसमें उस सवाल को क्वेरी करके उसके रिजल्ट्स को लेके वापस जर्मन में ट्रांसलेट करके एक मरीज को दिखाएगा। पर गुंजन जी ये आइडिया खतरनाक नहीं है? खतरनाक इस लिहाज से कि भाई व्यक्ति फिर सेल्फ ट्रीटमेंट में चला जाएगा। अब उसे तो नहीं पता है जो वो कह रहा है और जो वो समझ रहा है, उससे तो मेडिकल का और मेडिसिन का उतना ज्ञान नहीं है। आपने कहा कि वो जर्मन में बताएगा, लेकिन उन मेडिसिन के आधार पर। तो यही अगर मॉडल दुनिया में हर जगह होगा तो फिर तो डॉक्टर्स की बजाय AI ट्रीटमेंट करने लगेगा। बिल्कुल ये बात आपकी सही है, लाजमी है, लेकिन आपको एक एनेक्डोट देता हूँ। अगर आप एक घर खरीदने जाते हैं, फ़र्ज़ करिए आपको एक 3 BHK घर खरीदना है और आपके पास में 5-6 ऑप्शन है। आपने एक एक्सपर्ट आर्किटेक्ट को हायर किया है, एक कंसल्टेंट को, उसका काम है आपको बताना कि कौन सा 2 सिनेरियो हैं। एक सिनेरियो में आप खुद जाके वो घर देखते हैं, आपको समझ है बिल्टअप एरिया क्या होता है, टोटल एरिया क्या होता है, पानी का सीपेज कहाँ हो सकता है, आपको एनर्जी सर्टिफिकेट देखना है। तो आप अपना मन बनाते हैं, फिर आप किसी विशेषज्ञ की राय लेते हैं और उसके बाद अपना डिसीजन लेते हैं। दूसरा सिनेरियो, आप कुछ देख नहीं सकते, आपको कुछ पता नहीं है, आप ब्लाइंडली एक विशेषज्ञ पर भरोसा कर रहे हैं और उसकी काबिलियत पे। कौन सा सिनेरियो आपके लिए बेहतर है? जहां इंफॉर्मेशन असिमेट्री होगी वहां मॉरल हजार्ड होगा, क्योंकि आप ब्लाइंडली, आपको फेथ करना है किसी कैपेबिलिटी पे, किसी और। वी आर प्रोन टू फेलियर्स, हम मानव हमेशा भूल करता है। तो इसको हम कैसे ब्रिज कर सकते हैं? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मशीन में अपनी सिम्टम्स दें और मशीन बोले कीमो कराओ 6 राउंड तो आप किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सब 80% बीमारियों में किया जा सकता है। अब PHC में खांसी जुकाम के लिए हमें गांव में डॉक्टर रखने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ गाइडलाइंस हम ऑटोमेट कर सकते हैं आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। लेकिन जो 20% बीमारियां हैं, ऑटो इम्यून इंडिकेशंस हैं, कैंसर है, मनोरोग हैं, वहाँ पर आपको एक्सपर्टीज चाहिए। तो ध्येय ये था कि ऐसी एप्लीकेशन बनाएं जो ये इंफॉर्मेशन। और ये आइडिया आपका अस्पताल के दौरान ही आया, जब आप कह रहे थे कि मैं अस्पताल से ही मैंने काम किया? इससे पहले जब मैं EY में काम शुरू हुआ था तो मैं मास्टर्स करने गया और पहले ही सेमेस्टर में 16 सब्जेक्ट ले लिए, क्योंकि जर्मनी की पढ़ाई IIT की पढ़ाई जैसी नहीं है। तो थोड़ा केक वॉक था वहाँ पे। तो मैं बोलता था यहाँ तो सब ऐसे ही है, इतना अच्छा नहीं है, मुझे US जाना था। तो वहाँ डायरेक्टर ने बोला यहाँ एक पार्टनर हैं EY के जो पढ़ाते भी हैं, आप उनसे जाके मिलिए ताकि वो आपको थोड़ा चैलेंज करें। तो मैं उनके पास गया, प्रोफेसर माइकल शार्न उनका नाम। उनने कहा यार मैं तो टैक्स पढ़ाता हूँ, तूने टैक्सेशन किया है कभी, अकाउंटिंग की है? मैंने बोला मैं तो इंजीनियर हूँ। आपको जर्मन आती है? मैंने बोला एक शब्द नहीं बोलना आता मुझे। तो उन्होंने कहा तेरे लिए बहुत चैलेंजिंग चीज़ है मेरे पास। तो उन्हें इंटर्नशिप दी जर्मन टैक्स एडवाइजरी ग्रुप में EY के।
और वहाँ मुझे समझ आया, उन्होंने एक रूल वहाँ पे रखा कि कोई भी व्यक्ति इस लड़के से इंग्लिश में बात नहीं करेगा, इससे सब जर्मन में बात करें। करीबन 35 लोगों की आमतौर पर धारणा भी यही है कि जर्मनी में अगर आप पढ़ने जाते हैं तो आपको लैंग्वेज ज़रूर आना चाहिए, तो फिर आप कैसे पहुंचे वहाँ पर? वो इंग्लिश प्रोग्राम था। फिर पीएचडी भी इंग्लिश में थी और मैं कंसल्टिंग में था बाद में। तो उन्होंने कहा कोई भी इससे इंग्लिश में बात नहीं करेगा, अगर इसे समझ नहीं आता है कुछ तो ये इंग्लिश में पूछ सकता है, उत्तर हमेशा जर्मन में। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही कठिन वो है, बट और वो भी टैक्सेशन जैसा सब्जेक्ट। टैक्सेशन पर सबसे अच्छी बात ये हुई, उस समय लगा नहीं कि बीन बैग बनाने का आइडिया ही अच्छा था। हाँ, पर चैलेंज होते ही आपको लगता है यहाँ पे कुछ आगे बढ़ने वाला है। क्या ये आईआईटी की पढ़ाई है जो आपको इस तरह से ट्रेन या इंड्यूस करती है कि आप यू लुक फॉर चैलेंजेस एंड देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस? ये पागलपन या तो चंबल के पानी से आया है या आईआईटी से आया है, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया कहाँ से, पर काफ़ी आईआईटी के मेरे मित्र ऐसा ही सोचते हैं, तो शायद एक कॉमन फैक्टर आईआईटी हो। बहरहाल टैक्सेशन करने के बाद, उस इंटर्नशिप के बाद, सफ़र में सबसे चैलेंजिंग मोमेंट अगर आप पाते हैं तो वो कौन सा मोमेंट था आपका, जब आप अपनी फॉर्मेटिव स्टेज में ही थे, अभी पूरी तरह से पैर जर्मनी में भी नहीं जमे थे? वो मेरे मित्र का कैंसर डायग्नोसिस होना, क्योंकि बहुत ही तेज़ी से मैं बढ़ रहा था पार्टनर ट्रैक पे। जो ग्लोबल एडवाइजरी लीडर थे वो एक ब्रिटिश इंडियन थे, निक पसरीचा। उन्होंने कहा मैं 28 साल में पार्टनर बना हूँ गुंजन, आपको और उससे पहले बनना है। 23 साल में मुझे प्रोक्यूरा मिल गया था। आई वॉज अ मैनेजर, पर्ली सबसे यंग युवा मैनेजर था ईवाई जर्मनी में। सब बढ़िया चल रहा था, पढ़ने को बहुत पढ़ता था, पब्लिश करता था। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में 1-2 पब्लिकेशंस हुए, MIT स्लोन में। तो मुझे लग रहा था आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, सब बढ़िया है। लेकिन वो अनुभव ने मेरी पूरी हवा निकाल दी। मेरा आत्मविश्वास डगमगा गया। मुझे लगा कि ये एक चीज़ है जिससे जीतना काफ़ी मुश्किल है, या उस वक्त लगा असंभव है, पर फिर धीरे धीरे कोशिश करते हुए, और जो मैंने आपको बताया, जो टैक्स एडवाइजरी प्रैक्टिस में मैंने इंटर्नशिप की, वहाँ मुझे पता चला जो जर्मन में बोलने लगा 4 महीने बाद, वो जर्मन कोई नॉर्मल जर्मन इंसान नहीं बोलते, वो केवल टैक्स एडवाइज़र बोलते हैं। तो तब मुझे समझ आया टैक्सेशन की अपनी भाषा है, ऐसे ही हर डोमेन की अपनी भाषा है। वहीं से वो आइडिया आया कि हम मेडिसिन की भाषा को लेकर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन को ट्रेन कर सकते हैं। बाद में इस आइडिया को जब आपने फंडिंग के लिए प्रोजेक्ट किया, या आगे जब आप बढ़े पार्टेक्स के इस आइडिया के साथ, तो पार्टेक्स को लेकर आपका जो विचार था कि आप उसी ट्रैक पे रहे, या अब पार्टेक्स अलग हो चुका है, जो बीज डाला गया था उसकी तुलना में जो आज पेड़ नज़र आता है? बीज अलग डाला गया था। सोचा था तब कि केवल हम टेक्नोलॉजी पे फोकस करेंगे, वो ट्रांसलेशन इंजन बनाएंगे और उस पर एनालिटिक्स करेंगे। पर फिर देखा गया, आप जाएंगे अगर फार्मास के पास, बायोटेक्स के पास, और बोलेंगे हमारे पास में ये इंसाइट्स हैं, तो बोलेंगे वैलिडेट करिए, आपने कहीं ऐसा प्रूफ है आपके पास कि जो इंसाइट्स आपकी मशीन निकाल के देती हैं आपको, ये काम करेंगे। और फार्मा की लाइफ साइकिल काफ़ी लंबी है, 8 से 10 साल। तो 10 साल तो हमारे पास है नहीं। लक्ष्मी मित्तल को भी मैं बहुत मानता था। मेरे कॉलेज के डॉम में, IIT में 2 फोटोज़ रहती थी, एक लक्ष्मी मित्तल की LNM की और दूसरी स्टीव जॉब्स की। स्टीव जॉब्स का पिक्चर अभी भी ऑफिस में है। तो लक्ष्मी मित्तल एक बात बोलते थे, अगर मैं स्टील प्लांट बना के दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनाऊंगा तो मुझे 200 साल लग जाएंगे। इसलिए उनने एक्विजिशंस किए। तो ने भी सोच लिया कि अगर ऐसे 8 से 10 साल लगेंगे अपना प्रूफ ऑफ द पुडिंग में, तो काफ़ी समय लगेगा। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम खुद ड्रग्स में प्ले करें। हम खुद ड्रग्स इन लाइसेंस करें, उनको डेवलप करें। तो हमारे पास 3 कैंसर ड्रग्स हैं आज। हम जिन अपने पार्टनर्स के पास जाएं, बड़ी बड़ी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उन्हें कहें कि हम आपको 6 से 12 महीने में प्रूव करेंगे
कि हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बोल रही है वो सही बोल रही है, उसको वैलिडेट करें। और तीसरी चीज़ वेट लैब और एआई को साथ लाएं। इसको बोलते हैं क्लोज लूप लेबोरेटरी अब, क्योंकि पहले होता था हर चीज़ आप हिट एंड ट्रायल एक वेट लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे, फिर आप कुछ पब्लिकेशंस पढ़ेंगे, पब्लिकेशंस पढ़ के आपके पास 30-40 लोग होंगे, वो कुछ हाइपोथेसिस की लिस्ट बनाएंगे, वो हाइपोथेसिस को आप लैब में वैलिडेट, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है पूरी। जी, पूरा साइंटिफिक प्रोसेस जो हिट एंड ट्रायल है, इसीलिए काफ़ी समय लगता है, काफ़ी पैसा इसमें बर्बाद होता है। तो हम एआई से वो जो हाइपोथेसिस जनरेशन है उसको छोटा कर सकते हैं। और अगर हम एक लैब हो हमारे पास जो वैलिडेट कर सके हाइपोथेसिस, तो हम बहुत जल्दी जो भी हाइपोथेसिस हम एआई से जनरेट कर रहे हैं उसको वैलिडेट कर सकते हैं। तो ये हमने किया, हमने 2 साल पहले एक हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग, एक वेट लैब फैसिलिटी जर्मनी में खरीदी। यानी दवा के तैयार होने की जो प्रोसेस है उसको आपने शॉर्टन कर दी है ताकि वो जल्दी से जल्दी जो है मरीजों तक पहुंच पाए। आपने इन बीते 2 दशकों की यात्रा में करीब जर्मनी जाने के बाद, अपनी पढ़ाई वहाँ पूरी करने और उसके बाद अपना कारोबार शुरू करने के बाद, ये वो दौर भी था गुंजन जी जब भारत और यूरोप के रिश्ते जो हैं वो कारोबार के लिहाज से काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े। इस दौरान आपने भारत को लेकर क्या परसेप्शनल चेंज वहाँ महसूस किया? रात दिन का अंतर। 2005 में जब मैं जर्मनी गया तो बाढ़ें भारत में आती थी, करप्शन भारत में था, ऐसा जर्मन अखबार बताते थे। भारत इतना तेज़ी से 90 के दशक में बढ़ने लगा लिबरलाइजेशन के बाद, पर ऐसी कोई खतरनाक सुपर पावर इन द मेकिंग नहीं हुआ करता था। आईटी वाले लोग आते थे, कुछ लैपटॉप खोल के काम करते थे, इज्जत थी, रेस्पेक्ट था, सम्मान था भारतीयों का। लेकिन भारत ऐसी शक्ति है, ऐसा परसेप्शन नहीं था। भारतीयों को जब आप सड़क पे देखते थे, आपसे मुंह चुरा के चलते थे। तो हम कभी कभी मजाक करते थे कि जब भी भारतीय किसी और भारतीय को देखते हैं ऐसा लगता है वो शायद मुझसे पैसे मांग लेंगे कुछ। आज भारत अलग है। जो मीडियन इनकम है जर्मनी में इमिग्रेंट ग्रुप्स की, उसमें भारतीय सबसे एफ्लुएंट कम्युनिटी है। भारतीयों की मीडियन इनकम जर्मन मीडियन इनकम से 70% ज़्यादा है। वी आर द मोस्ट एफ्लुएंट इमिग्रेंट कम्युनिटी इन जर्मनी। हम टैक्सेस पे करते हैं। एक थीलो सारासीन साहब हैं जो बुंडेसबैंक के गवर्नर थे, उनने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बुक लिखी है, डॉइचलैंड शाफ्ट सिख अब। इसका अर्थ है कि जर्मनी पतन की तरफ है। और उसमें कुछ उनने एथनिसिटीज़ का कंपैरिजन किया है। तो उनने कहा है अगर आप भारतीयों को देखें और पाकिस्तानियों को देखें, भोजन सेम, भाषा सेम, मोरलेस कल्चर सेम, लेकिन ऐसा क्यों है कि भारतीय ज़्यादा कमाते हैं? भारतीय क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते। भारतीयों के बच्चे स्कूल में इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो जर्मनी में उससे हाहाकार मच गया क्योंकि उनकी कुछ यादें हैं 1945 से जुड़ी हुई, लेकिन जो उनने तर्क रखा वो सही था। और ये जर्मन मतलब बैंक का गवर्नर जो है वो भारतीयों को लेकर कह रहा है जी। और आज आपका अनुभव क्या कहता है? भारत और पाकिस्तान के लोगों की इमिग्रेंट कम्युनिटी को अगर कंपेयर करें तो क्या वजह है इस अंतर की, जर्मनी में या यूरोप में? मुझे ऐसा लगता है हमारे पाकिस्तानी भाई भी उतने ही प्यारे हैं और उतना ही आगे बढ़ना चाहते हैं, और मेरे बहुत सारे मित्र भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो वहाँ की गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने जियो स्ट्रैटेजिक, जियो पॉलिटिकल कारणों से कृत्य किए हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को खराब नाम मिला है। तो जब आप पाकिस्तानी पासपोर्ट कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने जो टेरर एक्सपोर्ट किया है उसका खामियाजा हर पाकिस्तानी दुनिया के हर मुल्क में भुगतता है। जबकि हमारे जैसे ही लोग हैं, प्यारे लोग हैं, पढ़ने वाले, मेहनतकश लोग हैं, उनका डीएनए वही है। 75 साल पहले तो 76 साल पहले एक ही मुल्क था जी। तो ये बहुत ही परेशान करने वाली बात है। पर हमें दिखता है भारतीयों का सम्मान यूरोप में, हमारी कम्युनिटी पॉलिटिकली
पार्टीज़ आती हैं, चाहती हैं कि हम पार्टिसिपेट करें पॉलिटिकल प्रोसेस में, हम एक तरीके से आइकॉन बने इमिग्रेंट्स के। मुझे फ्रैंकफर्ट के मेयर ने सम्मानित किया था कि इमिग्रेंट्स में सबसे अच्छा काम करने वाले, उन्हें कोशिश की थी कि ऐसी कुछ पार्टीज़ ने कहा कि आप आइए पॉलिटिकल। पर इस समय गुंजन जी, यूरोप एक अजब चर्निंग के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ जो आर्थिक इंजन है उसकी रफ्तार कम हो रही है, इमिग्रेंट्स को लेकर जो है कॉन्फ्लिक्ट कई जगह देखने को मिल रहा है, टकराव है। ऐसे में भारतीय जो यहाँ से जा रहे हैं, जिनके पास टैलेंट है, उनके लिए अगर मैं अवसरों के लिहाज से आपसे पूछूं तो क्या भारतीय युवा के लिए जो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट्स हम कई देशों के साथ यूरोप के कर रहे हैं, कितने अवसर के दरवाजे खुले हैं? भारत ही भारत के अवसर हैं, सारे अवसर। लेकिन इस पे एक कैवियाट है जो भारतीयों को ध्यान रखना चाहिए। हमें ऐसा लगता है, हमें मतलब जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कंपनीज रन कर रहे हैं, जर्मन्स भी, कि जो वर्क एथिक है यूरोप में उसका बहुत बुरी तरीके से पतन हो चुका है। एक स्टडी अभी 3-4 दिन पहले आई थी जिसमें कहा गया कि 50% लोग जो कार्यरत हैं जर्मनी में, सब कम काम करना चाहते हैं। जीडीपी श्रिंक हो रहा है, उनकी जो नेशनल डेट है वो बढ़ रही है, ईसीबी बस नोट छाप रहे हैं और उसी को कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही आर्टिफिशियल सा बबल है, कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी नहीं है। ये आप उस इकोनॉमी की बता रहे हैं जो कि इंडेक्सिंग में भारत से ऊपर है इस समय? थोड़ा सा ऊपर है, कुछ 3-4 सालों की बात है। आई होप 4 ट्रिलियन की उनकी इकोनॉमी, हमारे पास 3.9 कुछ ट्रिलियन है, तो बहुत कम गैप है। तो वर्क एथिक चैलेंजिंग है, वहाँ पे जो हंगर है, जो भूख है कुछ कर गुजरने की, वो नहीं है। लीडरशिप का अभाव है। अभी इलेक्शंस में फार राइट 2 स्टेट्स में जर्मनी में, या वो लोग 30-32% सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टीज, एक में सेकंड स्ट्रॉन्ग CDU जो कंजर्वेटिव्स हैं थोड़े से उनसे आगे निकले, क्योंकि जो इमिग्रेंट्स आए हैं सीरिया से, अफगानिस्तान से, उनके खिलाफ बहुत ही नेगेटिव सेंटिमेंट है। आए दिन नाइफ स्टैबिंग्स हो रही हैं, टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं उससे। तो मैं सोचता हूँ हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। भारतीयों जैसा इमिग्रेंट कम्युनिटी कहीं कुछ हो ही नहीं सकती हमारे। जब अब आते हैं उस सवाल पर कि अब गुंजन भारद्वाज स्टैब्लिश्ड हैं, जर्मन सोसाइटी में भी उनका सम्मान है, लेकिन वहाँ से जब वो भारत को देखते हैं, भारत में अपने रावत भाटा या राजस्थान को देखते हैं, भारत के अन्य शहरों को देखते हैं, कहाँ के लिए आप करने की सोचते हैं कि मैं अब सोसाइटी को ये वापस देना चाहता हूँ या उस मातृभूमि को देना चाहता हूँ? क्या देने की इच्छा है? जो एनर्जी, जो परसिवरेंस, जो एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी मैंने यहाँ से सीखी है, भारत से सीखी है, सब कुछ यहीं का है। ये मैं चाहता हूँ कि हम आगे बढ़ाएं। हमारे यहाँ पर या हर देश में, जर्मनी की अगर आप एंटरप्रेन्योरियल जर्नी देखें तो जो सांबर ब्रदर्स ने स्टार्ट किया था, कॉपी पेस्ट माइंडसेट था। हर कोई एक मॉडल यूएस में चल रहा है, उसी को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके चलाएं। कुछ यहाँ पर अच्छे प्रयोग हुए हैं। ओला इलेक्ट्रिक, हम अपनी सॉवरन टेक्नोलॉजी सॉवरेनिटी के लिए कुछ प्रयास हो रहे हैं। तो हमें कुछ इनोवेटिव, कुछ अपना करना चाहिए, बनिस्बत इसके कि हम जो बाहर चल रहा है उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लाएं। तो ये मैं देना चाहता हूँ। मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ अपना समय, अपना कैपिटल, ताकि इनोवेटिव आइडियाज़, जो ग्राउंड ब्रेकिंग, पाथ ब्रेकिंग आइडियाज़ हैं, वो आगे आएँ। कई बार कहा जाता है कि यूरोप के पास में जो मौजूद पेटेंट्स हैं, जो मशीनरी है, जो फिनिश है, और भारतीयों की जो क्रिएटिविटी है और जो ऊर्जा है, वो दोनों मिलके वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स भी तैयार कर सकती है और ऐसे सॉल्यूशंस दे सकती है जिसकी दुनिया को ज़रूरत है। इस पे आप कितना भरोसा भी करते हैं और इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
देखिए, हमारा जो पार्टेक्स है वो जर्मनी में हेडक्वार्टर्ड है, स्विट्ज़रलैंड में सब्सिडरी है, जर्मनी में 2 जगह ऑफिसेज हैं, रेगन्सबर्ग फ्रैंकफर्ट में और पुणे भारत में भी एक टीम है। तो हम बिल्कुल इस चीज़ पर विश्वास रखते हैं कि जर्मनी का प्रेसिजन और भारत की एनर्जी, ये बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर जर्मन एनर्जी ले ली और भारतीय प्रेसिजन ले लिया कुछ हद तक, तो गड़बड़ काम होगा। तो जहाँ पर क्वालिटी और जो पैरानोया है, क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए, वो इनग्रेन्ड है जर्मन साइकी में। तो आप देखेंगे, जो मैंने सीखा है, एक स्लाइड में 1 पिक्सल भी अगर फॉर्मेटिंग ऊपर नीचे होती है तो आंख पकड़ लेती है। वो ट्रेनिंग मुझे वहीं से मिली है। लेकिन जो स्पीड है, अगर कोई बोले हैं, और इस पे एक जोक है जो मैं अक्सर बोलता हूँ, एक मीटियोर है जो धरती पर गिरने वाला है और धरती खत्म हो जाएगी, तो एक ही रास्ता, एक रॉकेट है जो आपको उड़ाना है और उसके लिए एक बटन दबाना ज़रूरी है। आपके पास एक अमेरिकन है, एक जर्मन है और एक भारतीय है। अमेरिकन बोलता है प्रेस द बटन, काम करो, आउटपुट ओरिएंटेशन। जर्मन बोलता है नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू प्रेस द बटन, इम्पॉर्टेंट इज हाउ यू प्रेस द बटन, प्रोसेस ओरिएंटेशन। जो भारतीय बोलते हैं भाई तुम बटन दबाओ, कैसे दबाओ उससे फर्क नहीं पड़ता, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज हु प्रेसेस द बटन। एनर्जी, कम्युनिटी, टीम, ये ज़्यादा मायने रखते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि जब जर्मन सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो जब तक उनका सॉफ्टवेयर पूरा बनता है तब तक दुनिया कहीं की कहीं होती है। तो अगर हम वो जो प्रेसिजन है, कार्स में जर्मन ही चलाऊंगा, क्योंकि उसमें आपको ब्रेकिंग सिस्टम चाहिए, ABS चाहिए जो फुल प्रूफ हो, सेफ्टी, और बिना हॉफस्टेड, ट्रम्पेनार और उनकी सिक्योरिटी मेनिया वाली लेबलिंग में जाए बिना अगर सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ तो मैं क्वालिटी, प्रोसेस, आर्किटेक्चर जर्मनी से लूंगा, आयात करूंगा। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो एग्जीक्यूशन है, आइडिया और इनोवेशन जो है वो भारत का है। और धीरे धीरे सब कन्वर्जेंस हो रहा है। ऐसा नहीं है, भारत ने कितनी शानदार प्रोडक्ट कंपनीज बनाई है। जोहो इज अ शाइनिंग एग्जांपल। तो हम भी अच्छी बना रहे हैं। हमारे पास 180 पैटेंट हैं आज, और इसका ऑलमोस्ट 90 या 100 पैटेंट जो हमें ग्रांट्स मिली हैं वो भारत की टीम के काम के वजह से मिली है। 350 आउटस्टैंडिंग पैटेंट एप्लीकेशंस हैं। तो टेक्नोलॉजी में हमारे जितना क्रिएटिव शायद ही दुनिया में कोई हो, स्पेशली इन AI या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। यानी जो कहा जा रहा है कि भविष्य वाकई में भारत का है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भी हमारे साथ है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा जो टैलेंट पूल है वो भी हमारे पास मौजूद है 100%। और उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है अभी भी भारत के जो मूल्य हैं, जो हमारे परिवारों में हमें अपनी दादा दादी, हमारे माता पिता से मिले हैं, वो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। हम सबसे अच्छे पड़ोसी हैं। इसी तरह समझाइए कि ये जो भारतीय संस्कार हैं, भारतीय जो परंपरा है, जो मूल्य हैं, ये जर्मनी में काम करते समय गुंजन भारद्वाज को कहाँ सबसे ज़्यादा काम आए और जिसने उन्हें अपने रास्ते पर बनाए रखा? 3 चीज़ें। पहली चीज़, जब आप बड़े होते हैं भारत में तो आपके मित्र होते हैं, कुछ मुस्लिम होते हैं। शहनावाज मेरा बचपन का अच्छा दोस्त था, टोनी, नॉबी, केरलाइट क्रिश्चियंस, उनके साथ में बड़ा हुआ। तो हमारे लिए बहुत ही सहज सी बात है कि मल्टीकल्चरलिज्म, हम ऐसे ही बड़े हुए हैं, हम सबको समझते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है चर्च में जाने में। मैंने अरबी उर्दू बचपन में सीखी है, मैं सूरे पढ़ सकता हूँ, तस्बीहां आती हैं, नमाज पढ़ सकता हूँ, ईदगाह में जा सकता हूँ, मुझे कुछ उसमें ख़राब नहीं लगता। तो जब आप जर्मनी में हैं और आपके सामने कोई कुछ खान पान कर रहा है, किसी भाषा में बात कर रहा है, तो आप उससे एवर्स नहीं होते, आप उसको अपनाते हैं। आप बोलते हैं अलग तरीका है जाने का। हम चर्च में खड़े होते हैं, वहाँ पे प्रोग्राम होता है तो अपने मंदिरों में उनको बुलाते हैं, इसलिए कहीं पर कोई खटास, कोई लड़ाई नहीं। वो बोलते हैं, ऐसी बहुत बार थोड़ी अचंभित करने वाली बात हुई वहाँ से कुछ। आप जो कह रहे हैं उसकी कई बार प्रतिक्रियाएं भी होती हैं, मतलब ऐसा कि भाई आप तो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सामने वाला जो है वो ये चीज़ें करने के लिए तैयार नहीं होता है। जो टॉलरेंस, हाँ, आप जो टॉलरेंस है बेसिकली, भारत की जो सहिष्णुता है,
यही सबसे बड़ा वर्च्यू है और इसीलिए यही वजह है कि हम सब जगह हर सोसाइटी के साथ जाके एडजस्ट कर लेते हैं, उसके अनुसार ढल भी जाते हैं और वहाँ जाके जैसे पानी में शक्कर घुलती है जी। उस पानी का किरदार बदल देती है, लेकिन उसका न आप रंग देख पाते हैं न रूप देख पाते हैं। वो आपको पारसियों की कहानी जी, जी बिल्कुल वैसी बात है। तो एक बार मैं ऑनररी रिप्रेजेंटेटिव था एक जर्मन स्टेट का भारत के लिए, तो जब वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब भारत आए तो जब वो मुझसे बात कर रहे थे उनने कहा हम जर्मन और ये भारतीय, वो भूल गए कि मैं भारतीय हूँ। ये मतलब मैं तो रग भारतीय हूँ, कोई भी मुझ में कुछ अलग नहीं है, पर ये अच्छी बात थी कि वो मुझे भारतीय की तरह नहीं देखते, एसिमिलेटेड जर्मन की तरह देखते हैं। ये पहली चीज़। और काफ़ी भारतीयों में ये है, सब मिलते हैं, हर किसी को इनवाइट करते हैं, ये उन्हें ये खराब नहीं लगता कि इनका कल्चर अलग है, ये ऐसे जजमेंटल नहीं होते, अपने रास्ते चलते हैं मेहनती लोग। दूसरा जो रामायण में लिखा है, जब भगवान राम ने रावण से लड़ाई की तो कोई रथ नहीं था, तो मेरी दादी ने सिखाया उनके पास 2 पहिए थे, एक था करेज और एक था पेशेंस। तो आप में बहुत धैर्य है, आप कठिन परिस्थितियाँ आती है तो आप घबराते नहीं हैं, विफरते नहीं हैं, आप डटे रहते हैं और साहस है। 500 यूरो लेके जर्मनी आए थे, क्या खराब होगा, और रोटी वही हम दाल रोटी खाते हैं। तो ये जो मूल्य है ये और कहीं नहीं है। ज़मीन पे सो सकते हैं, अच्छा मिले तो अच्छा, खराब मिले तो भी हरी इच्छा। और जो तीसरी मुझे भारत के जो मूल्य हैं जो मुझे लगता है और कहीं ऐसा नहीं है, वो है हमारा पढ़ाई पे फोकस। हम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, हम खुद पढ़ना चाहते हैं। अभी भी मैं किताबें पढ़ता हूँ। परिवार में जो नानियाँ हैं, दादी माँ हैं, वो भी कल्याण पढ़ती हैं और कुछ नहीं, गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ती हैं। ये बाहर आपके घर में वहाँ भी बिल्कुल संस्कृत भी, हिंदी भी, जर्मन भी, इंग्लिश भी। तो ये जो फोकस है पढ़ाई के लिए, और इसीलिए हम स्कूल्स में भारतीय बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, यूएस में भी, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी। ये कहीं नहीं है इतना फोकस। तो चलिए इसी नोट के ऊपर इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं गुंजन जी, और आपकी चिट्ठी के सहारे आपकी जो तमाम बातें हैं वो भारत के दर्शक, भारत के जो युवा जो आपकी तरह अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं वो भी ज़रूर देख रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।